किस्सा ठेल प्रस्तुत करते हैं। रंग तरंग। इसमें आज आप सुनेंगे रेडियो नाटक मातृभूमि का मान। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी और निर्देशक हैं अनुराग शर्मा। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राव हेमू हिमांशु जोशी, चारणी गायिका पूजा अनिल, अभय सिंह सजीव सारथी, हाड़ा सैनिक वीर सिंह, लोकेश गुप्ता, चित्तौड़ के महाराजा लाखा अरुण कालरा, साथी सैनिक 1 गरिमा खुरासिया, साथी सैनिक 2 विश्व दीपक, साथी सैनिक 3 ऋचा शर्मा और सूत्रधार की भूमिका में हैं वसुधा मिश्रा। प्रस्तोता हूँ मैं शुभ्रा ठाकुर। तो आइए सुनते हैं हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित रेडियो नाटक मातृभूमि का मान। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बातें कर रहे हैं। महाराव, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? महाराव, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का सामना किस प्रकार कर पाएगी, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। और वह केंद्र है चित्तौड़। इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं कि वे आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज भी सदा से मेवाड़ का आश्रित रहा है। बूंदी राज्य सदा में मेवाड़ के आश्रित? यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। महाराव, आज राजपूतों का एक सूत्र में गूंथा जाना बहुत आवश्यक है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है मेवाड़ के महाराणा लाखा। ताकत? प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो मैं जाऊं महाराव? आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। पट परिवर्तन। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में कमरे में टहल रहे हैं। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस तरह से पराजित और विफल किया है, उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय ही जानता है। महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार नहीं जा पाऊंगा। आप जानते ही हैं कि जब से हमें नोमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा है, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बाबा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने अचानक हमारे शिविर पर हमला कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक हताश हुए। आप तो तब भी प्राण पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? जिनकी खाल मोटी है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं,
वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, ये कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसके धृष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। आप ये क्या कहते हैं सेनापति? क्या आपने कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लिया हो? प्राण जाई पर वचन न जाई, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में लौटाया नहीं जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, ये मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी भी प्रकार से ही नहीं है। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा हम सब की प्रतिज्ञा है, हम उसे पूर्ण करेंगे। नेपथ्य में गान गाते गाते चारणी का प्रवेश। सागर से ये रत्न निकाले, ओरे सागर से ये रत्न निकाले, युग युग में हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, और तोड़िए मोतियों की मतिमाला, और रे 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 रे। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, और तोड़िए मोतियों की मतिमाला, और रे 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 रे, तोड़िए मोतियों की मति माला, और तोड़िए मोतियों की मतिमाला। तुम कुछ गा रही थी चारणी? खम्मा गणी हुकुम। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। यह आप क्या कहते हैं महाराणा? चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लेंगे, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। आह, दुर्भाग्य। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। अवश्य पूरी होनी चाहिए। उसका एक उपाय है, वह यह कि यहाँ पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए।
महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा ठीक है, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु उदंड हाड़ाओं को दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान पट परिवर्तन। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश। नकली दुर्ग के मुख्य दरवाजे से महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, क्या आपने नवनिर्मित दुर्ग का निरीक्षण कर लिया है? ठीक तो बन गया है ना? क्यों ना बनता, निसंदेह ये ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष तो नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह से बाध्य किया जाए। निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। हाँ, खेल में भी कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा, फिर ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का साथियों के साथ प्रवेश। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और तुम जानते हो कि महाराणा आज इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या हम इसे मिट्टी में मिलने देंगे? किंतु यह तो नकली बूंदी है। नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहां की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के सैनिक हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना उचित होगा? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें महाराणा की इच्छा में व्याघात नहीं जाना चाहिए। और जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? निश्चय ही, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। हमारे जीवित रहते कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ की राज पताका को स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहरने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहरने देंगे। मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। सबका प्रस्थान पट परिवर्तन। चित्तौड़ के निकट
एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग के मुख्य दरवाजे से महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। हाँ महाराणा, मैंने जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था। कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध को रोक दिया था। उसके बाद मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के सैनिक हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाने चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम इस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। निश्चय ही इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारी इतनी बड़ी सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। अरे देखो अभय सिंह, कोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेर उड़ गए। बूंदी के अन्य मतवाले सिपाही भी सदा के लिए सो गए। अब जाकर हम विजयश्री प्राप्त कर सके हैं। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहां लाओ। अभय सिंह का प्रस्थान। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली है। चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखो, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस चुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं कि वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो क्या महाराणा, अब मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? अभय सिंह का प्रवेश। महाराज, हम वीर सिंह का शव ससम्मान लेकर आए हैं। चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। बूंदी के राव हेमू, आप स्वयं यहां इस वक्त? क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर ना उठनी चाहिए। मैं यही बताने आया हूँ कि बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में सदा से चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है।
हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। निश्चय ही महाराव, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। मातृभूमि की जय हो, सब वीरों की जय हो, अमर हो स्वतंत्रता, मातृभूमि की जय हो।